नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब। मैं दर्शकों को बता दूं भाई, हम सब लोग करीब 30 दिन की आप लोगों से छुट्टी लेके एक तरह से अमेरिका गए थे। अभय भाई के साथ बहुत लंबा, इतना लंबा साथ रहने का सौभाग्य हुआ। अभय भाई, आपको मैं एक चीज सार्वजनिक रूप से मैं आज करूं, अभी तक मैंने 30 दिन साथ रहा, मैंने नहीं कहा था। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभय दुबे जी को देखने से एक बहुत ही सख्त, बहुत ही मतलब केवल काम से काम रखने वाले व्यक्ति की एक छवि आती है। पर जो लतीफे इनके पास हैं, जो खजाना एक लतीफों का है, और वो भी खास करके इटावा में जहां से ये आते थे, वहां के लोगों के से सीखी हुई बातें, मतलब वो शायद इतना, हम लोगों में से कोई भी इतना जिंदा दिल आदमी नहीं था। हम 10 लोग गए थे परिवार के साथ, हम लोग और भी परिवार के लोग भी थे, लेकिन इतना जिंदा दिल कुछ नहीं था। अबे भाई, लेकिन पहले शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है कि आज हम लोग अमेरिका पे बात कर लें, क्योंकि एक तरह से जितने लोगों ने जिसको कहते हैं ना, आंखों पे उठाए रखा, हाथों हाथ लिया, उनके प्रति एक सम्मान और एक धन्यवाद और एक ये भी ग्रेटिट्यूड करने की बात है। हम लोग के कोई लगने वाले नहीं थे, कोई दोस्त मित्र थे, कोई पुराने थे, कुछ स्टूडेंट, मैं अपने पुराने छात्र जीवन के कुछ लोगों की बात कर सकता हूँ, आप अपने कुछ रिश्तेदार की कर सकते हो, उनके ऊपर तो अपना हक था। लेकिन वैसे बाय एंड लार्ज लोग मिले। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में इस तरह का गर्मजोशी क्यों नहीं दिखती है? वहां पे वो बहुत गर्मजोशी थी, हाथों हाथ अपना अपना छुट्टी लेके लोग आपके साथ समय बिता रहे थे। पहली एक टिप्पणी वहां के बारे में, फिर थोड़ा वहां की पॉलिटिकल और हम लोगों ने क्या किया उसके बारे में एक टिप्पणी आपसे चाहूँ अभय भाई। देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं फिर उसी राजनीतिक लहजे में इस सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी है। देखिए, मुझे कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं एक राजनीतिक समीक्षक के रूप में, एक पत्रकार के तौर पर और एक एकेडमिक के तौर पर राजनीति को देखते हुए, समाज को देखते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए। मैं समझता हूं कि भारत बदलना शुरू हुआ 2014 से। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, अगर आप 2014 के भारत के बारे में चर्चा करें तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछेंगे कि हमारे देश में गर्मजोशी की कमी क्यों है। हमारे देश में तब जो पक्ष और विपक्ष था उसके बीच में भी गर्मजोशी होती थी। एक पार्टी के भीतर के जो गुट होते थे उनके बीच में भी गर्मजोशी होती थी और प्रतियोगिता भी होती थी। समाज के विभिन्न तबकों में दूरी भी होती थी और नजदीकियां भी होती थी। दूरियों के अपने समय होते थे, नजदीकियों के अपने समय होते थे, लेकिन ये सब चीजें 2014 के बाद बिगड़ती चली गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर हम और दोनों साथ साथ रहे पूरे 1 महीने, वहां पर मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी के बावजूद, भी जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन का ध्रुवीकरण नहीं हुआ है वहां पर। लोग अभी भी एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर लोग मिलजुल कर बातचीत करना, सोचना, उठना बैठना, एक दूसरे के साथ में अपनी राय का साझा करना ये चाहते हैं। हम जिन लोगों से मिले या जो लोग हमसे मिलने के लिए आए या जिन लोगों से हम मिलने के लिए गए, उन सबसे हमारी राय 100% इत्तेफाक रखती हो ऐसी बात नहीं थी। हम लोग बहुत से बातों पे हम लोग अलग अलग थे। हम लोगों के लक्ष्य क्या हों, उन लक्ष्यों तक पहुंचने के तरीके क्या हों, इस बात के बारे में तो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का मतैक्य नहीं था। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम लोग किसी बात पर तुरंत किसी आम सहमति पर पहुंच गए हो। मतलब एक तरह से कई बार तो ऐसा लगा जैसे कि हम लोग लगातार बहस में, एक लंबी चलने वाली अंतहीन बहस में मुब्तला है। लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्मजोशी थी, इसका आपने जिक्र किया, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह था, एक दूसरे से कुछ पा लेने की ललक थी विचारों की दुनिया में, और हम आपसे कुछ समझ लें, आप हमसे कुछ समझ लें, ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये पूरी प्रक्रिया भारत में हमें देखने को नहीं मिलती। बुद्धिजीवियों के बीच में खत्म हो गई है, नेताओं के बीच में भी खत्म हो गई है, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच में खत्म हो गई है, साहित्यकारों के बीच में ये प्रक्रिया खत्म हो गई है। आप बताइए ना, आखिरकार समाज का ऐसा कौन सा हिस्सा है भारत में जहां पर ये गर्मजोशी और अपनापन, एक दूसरे के प्रति जो है ललक, लगाव, ये देखने को मिलता है। जबकि हम वहां पर ऐसे लोगों के बीच थे जिन्हें हमने इससे पहले देखा भी नहीं था, उन्होंने हमें नहीं जाना था, लेकिन वो हमारे विचार सुनना चाहते थे,
हमें उनके विचारों से काफी कुछ सीखने को मिल रहा था। वो भी कह रहे थे कि भाई आपकी हमें ये बात पसंद आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई इतनी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप के बावजूद, डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने अभी वो बात नहीं खोई है जो हम 2014 के बाद से लगातार खोते चले जा रहे हैं। और अब तो हमें वो बहुत दूर की बात लगती है। ये कभी हमारे समाज में विमर्श के धरातल पर, आपसी चर्चा के धरातल पर, डिस्कोर्स के धरातल पर कोई गर्मजोशी हुआ करती थी। जी नहीं, और अभय भाई मैं दो तीन चीजें इसलिए और आपसे समझना चाहूं। एक जो आपने बात कही उसी बात को आगे बढ़ा दें। थिंक टैंक में ऐसे लोग जो विश्वविद्यालय के सीरियस स्टूडेंट्स हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई ऑलरेडी डॉक्टरेट कर चुका है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वो लोग हमसे और आपसे बात करना चाह रहे थे। उनको हम कोई, भाई आप तो प्रोफेसर हैं लेकिन बाकी कोई प्रोफेसर नहीं, बाकी कोई स्थिति में नहीं था कि उनको कोई बात, लेकिन वो आपसे लगातार एक संवाद कायम करना चाह रहे थे। ऑफिशियली उसको एक ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उनका ऑर्गेनाइज करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, सब लगा के आपको कैमरा वैमरा सब ठीक करते हैं। और दूसरी बात, मैं एक और चीज, एक तो इस पे आपसे बात करूंगा कि वो एक ललक थी जो अपने यहाँ ललक नहीं, अपने यहाँ आप एक कोई कोर्स, एक किसी को बुलाइए कि भाई स्पीकर आप बुला लेते हैं, उसमें लोग सुनने के लिए आए, इसमें पसीने निकल आते हैं। 20 लोगों को बुलाना एक ऐसी मोटी चीज होती है, वो आपका चेहरा देख के, आपके व्यक्तिगत ताल्लुकात के बेसिस पे आता है। लेकिन कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको सुनने के लिए आए, ये मुश्किल है। अमेरिका में ये चीज देखी कि वो केवल आपके टॉपिक को सुन के वो आ जा रहे थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग जो डेमोक्रेसी की आनंद जी, मुख्य तौर पर हम लोग जिन लोगों से मिले वो भारतवंशी थे। जी, उसके अंदर कुछ भारत के बाहर अमेरिकी लोग भी थे, अमेरिका में क्या श्वेत भी थे, और अमेरिकी लोग श्वेत भी थे, अमेरिकी लोग थे, वो सब तो थे ही, लेकिन मुख्य तौर पर ज्यादातर लोग उसमें भारतवंशी थे। और उन भारतवंशियों के बीच में एक खास तरह की बेचैनी थी भारतीय लोकतंत्र को लेकर। जी जी जी। और वो बेचैनी ही वो चालक शक्ति थी जिसके जरिए वो हम लोगों तक पहुंचे। और वो बेचैनी ही वो एडहेसिव थी एक तरह से, मतलब वो संशक्ति थी जिसके जरिए वो हम लोगों के साथ जुड़े। उनके दिमाग में कुछ सवाल थे जो उन्होंने हम लोगों के सामने रखे, और हर कार्यक्रम में जो कि बहुत बेहतर तरीके से आयोजित किया गया, लंबी लंबी चर्चाएं हुई, उनमें वो सवाल हमसे पूछे गए। ऐसे एक सवाल है जो हम लोगों से पूछा गया, और मैंने, आपने और अपने दूसरे साथियों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अनुभव के मद्देनजर उस सवाल का जवाब दिया। वो सवाल बड़ा दिलचस्प था। वो सवाल बताता था कि आखिरकार हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहां पर जो बात हम लोग आपस में करेंगे उस बात का आधार प्रामाणिकता में निहित होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी में निहित होना चाहिए। एक सवाल हमसे पूछा गया कि आखिरकार क्या चीज सही है, क्या गलत है, इस पर यकीन कैसे करें। इस सवाल के केंद्र में मीडिया में जो दो तरफा एक दूसरे को काटने वाले डिस्कोर्स चल रहे हैं, वो समस्या थी। हमसे पूछा गया कि आखिरकार क्या है वो ऐसा प्रश्न, क्या है वो ऐसी बात जिसकी वजह से जो प्रामाणिकता है बात की, मतलब जो है, अखबार में हम पढ़ते थे, हम यकीन हो जाता था कि बात सही है। टीवी पे सुनते थे, हम सोचते थे ठीक ही बात होगी। रेडियो पे सुनते थे, हम सोचते हैं ठीक ही बात ही होगी। आखिरकार ऐसा क्या घटित हो गया है भारत में जिससे सूचनाओं के आर पार प्रवाह की प्रामाणिकता पूरी तरीके से नष्ट हो गई है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो हमसे बार बार पूछा गया, और हम लोगों ने उसका जवाब देने की अपने तरीके से कोशिश की। मुझे नहीं पता कि हम अपनी कोशिश में कामयाब हुए कि नहीं हुए। एक और सवाल था दूसरा जो मैं कि भारत में जो लोकतंत्र की क्वालिटी है, वो लोकतंत्र की क्वालिटी दरअसल अगर स्तर के हिसाब से देखा जाए तो वो न्यूनतम रह गई है। शून्य नहीं हुई है, लेकिन वो न्यूनतम रह गई है। यानी भारत में जो लोकतंत्र है वो केवल चुनावी लोकतंत्र है, और जो लोकतंत्र केवल चुनाव तक ही सीमित रह जाता है, उसकी गुणवत्ता बहुत कम हो जाती है। फिर अगर उसकी गुणवत्ता हम नहीं बढ़ाते, सब लोग आपस में कोशिश करके, धीरे धीरे क्या होता है कि चुनावी लोकतंत्र से आने वाली जो थोड़ी सी बची कुची गुणवत्ता है, बची कुची क्वालिटी है, उसके अंदर भी क्षय होने लगता है। तो आज हम लोग इस स्तर पर पहुंच गए हैं जब वो क्षय होने लगा। आपको ध्यान होगा, प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय जो कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं और भारतीय राजनीति के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महारथी माने जाते हैं। हम लोग लगातार इंडियन एक्सप्रेस में उनके हर 15 दिन में एक लेख पढ़ते रहे हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, मेरी भारत में भी उनसे मुलाकातें होती रही हैं।
वो हम सब लोगों को जानते हैं, हम सब लोगों की मीडिया आउटिंग्स के जरिए। तो वो उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति की थी, आपको याद होगा उसके अंदर कितने आंकड़े थे, कितना डेटा था उसके अंदर, जिसमें उन्होंने इसी समस्या पर गौर किया था कि भाई भारत का लोकतंत्र आखिरकार किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सारी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की छवि चुनावी लोकतंत्र की श्रेणी में सीमित कर दी गई है। लोग मानते हैं कि यहां सिर्फ चुनाव होता है, इसीलिए लोकतंत्र है। जिस दिन चुनाव में गड़बड़ी हो गई उस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा। जी जी जी। लोकतंत्र के जो अन्य गुण हैं चुनाव के अलावा, वो यहां पर पूरी तरीके से धीरे धीरे करके, पहले थे, काफी कुछ पहले थे, शुरू से ही कम है, ये भी उन्होंने साफ कहा, तो धीरे धीरे करके वो नामौजूद होते चले गए हैं। और अब हम उस कगार पर आ गए हैं जहां पर लोकतंत्र ही हमारे हाथ से फिसलने वाला है। जी। बहुत मतलब ये, अब आप देखिए ना कितनी बेहतर तरीके से ये बातें की गई। जैसे एक दूसरे विद्वान थे जिन्होंने अमेरिका में औषधि उद्योग में एक बहुत बड़े विसिल ब्लोअर की भूमिका अदा की है। वो अमेरिका के सबसे बड़े पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो वो आप देखिए ना कि एक इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति लगातार इस बात को लेकर टटोल रहा था कि भारत में पत्रकारिता के सकारात्मक संरचनाएं कौन सी हैं, हमें किसको रेखांकित करना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी वहां की। मैं एक तरफ और ध्यान खींचना चाहूंगा। गांधी को हम सब लोग जितना यहां मानते हैं, लेकिन अमेरिका में जाके लगा कि गांधी को एक कांग्रेसमैन आए थे, मतलब मैं दर्शकों के लिए भी बताऊं, वो गांधी को लगातार बात कर रहे थे, उनके लिए गांधी ही गांधी थे। फिर हम लोग प्रोफेसर साहब, हम लोग जब अटलांटा गए मार्टिन लूथर किंग के उसमें, तब गांधी को जो हम लोग तो लोकतंत्र की बात करने गए थे, लोकतंत्र के कि मैं कहा दुनिया के लोकतंत्र की बात, मार्टिन लूथर किंग के जो उस मेमोरियल को देख के लगा कि वो जो सामाजिक जो पुनरुद्धार था, जागरण था, उसमें गांधी का कितना प्रभाव था मार्टिन लूथर किंग पे। और मार्टिन लूथर किंग एक उसकी कड़ी के एक्सटेंशन के रूप में वहां नजर आए। उनकी सारी गांधी की चीजें वहां लिखी हुई हैं जो मार्टिन लूथर किंग मानते थे। मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा, मार्टिन लूथर किंग वाली बात। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, हम सब लोग तथ्यात्मक दृष्टि से उनका इतिहास जानते हैं। एक तरह से हम उनके इतिहास को पढ़कर ही हमने अपनी लोकतांत्रिक संवेदनाएं जो हैं वो रेखांकित की हैं, प्रखर की हैं, मुक्त की हैं लोकतांत्रिक संवेदनाएं। और मार्टिन लूथर किंग ने गांधी से बहुत कुछ सीखा था। गांधी जी उनके गुरु थे, वो गांधी का विस्तार थे, इसलिए उनको अमेरिकी गांधी कहा जाता था। और इस वक्त आप बोस्टन जाइए तो वहां पता लगेगा यहाँ तो मार्टिन लूथर किंग आगे पढ़े हुए थे, तो वहां पे आपको इस तरह की बात सुनने को मिलेगी। आप सैन फ्रांसिस्को आइए, वहां भी मार्टिन लूथर किंग की मौजूदगी है। आप वाशिंगटन डीसी आइए, वहां भी मार्टिन लूथर किंग की मौजूदगी है। आप न्यूयॉर्क जाइए, वहां भी मार्टिन लूथर किंग की मौजूदगी है। मेरे जैसा व्यक्ति जो कि वामपंथी आंदोलन में सक्रिय रहा, हम सब लोग अपनी मीटिंगों में हम होंगे कामयाब गाना गाते रहे, पूरी युवावस्था इसी गीत को गाते हुए गुजर गई। और जब इस गीत को हम कम से कम 100 बार गा चुके, तब पता चला कि ये गीत तो हमें मार्टिन लूथर किंग द्वारा प्राप्त हुआ। जी जी, तो वो ये जो और साहित्यिक सांस्कृतिक जलसों में वो गीत गाया जाता था, तब बाद में पता चला कि भाई इस गीत को हम तक पहुंचाने वाले जो पुल है वो तो मार्टिन लूथर किंग है। तो मार्टिन लूथर किंग के बिना न तो मानवाधिकारों के आंदोलन पूरे हैं, नहीं गांधीवाद और लोकतंत्र के बीच में जो संबंध है वो संबंध पूरा है। नस्लवाद के खिलाफ जो सारी दुनिया में लड़ाई है, वो लड़ाई उनके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती है। और ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में मार्टिन लूथर किंग को हमेशा उपस्थित पाया। ऐसी बात नहीं हमने उन्हें उपस्थित किया, वो मतलब वो अपनी शख्सियत के दम पर, अपने बलिदान के दम पर, और अपनी जिस तरह की राजनीति को उन्होंने जन्म दिया, इस तरह की उसके दम पे वो लगातार हम लोगों के कार्यक्रमों में मौजूद रहे। उनकी चर्चाएं लगातार होती रहीं, हम लोगों को प्रेरणा देती रहीं। एक तरह से देखा जाए तो हमारे कार्यक्रम गांधी, नेहरू और किंग इस त्रिमूर्ति पर आधारित थे। ये दरअसल लोकतंत्र, मानवता, मानवाधिकारों और एक समताशील समाज की त्रिमूर्ति है जो इनके ऊपर खड़े होकर ही इस तरह के समाजों की परिकल्पना की जा सकती है।
जी, मैं एक और चीज की तरफ प्रोफेसर साहब कहूंगा। अमेरिका का, भाई मैं अमेरिका का बहुत क्रिटिक रहा, और एक समय अभी तक मैं कोका कोला हिंदुस्तान में नहीं पीता हूं, क्योंकि मुझे सांकेतिक रूप में मानता हूं कि इसका प्रॉफिट वहां जाता है। जॉर्ज की वजह से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन वहां जाके एक चीज लगी कि उनका डिसिप्लिन, उनका पेशेंस, और उनका एक आदर भाव एक जनरेशन के प्रति, ये अद्भुत था। ये मैं कभी सोच ही नहीं सकता था बिना अमेरिका गए कि वहां इस तरह की बात है। मैं एक तो इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, और दूसरा साइंस का जो प्रयोग वो कर रहे हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि सब चीजें कॉमन है। टिकट हमारे यहाँ भी हवाई जहाज के उतने ही महंगे हैं, हमारे भी जो एयरपोर्ट है उतने ही चक 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 करते हैं। लेकिन जब सिक्योरिटी जैसी एक छोटी सी चीज है, उनका सिक्योरिटी बहुत फास्ट है, बहुत हेल्पफुल है। और जो हमारे यहाँ वो मालूम नहीं क्या क्या छू छू के देखना चाहते हैं कि आप कहाँ क्या लगाए हुए हैं, बारूद लगाए हैं, क्या लगाए। वहां तो छूता भी नहीं था कोई आदमी। आपने हाथ ऊपर किया, वो एक एक्सरे अपने आप हुआ और कहा जाइए। मैं इस पे भी एक केस, जो जो ये साइंस का जो जिस तरह से इस्तेमाल वो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे क्या दिक्कत देखिए, है वहां? हम अमेरिका में कई अमेरिका है, और हम लोग जिस अमेरिका का विरोध करते रहे, हम लोग उस अमेरिका से मिलने के लिए वहां नहीं गए थे। अमेरिका कोई एक देश नहीं है, मतलब जो है, देखिए अमेरिका एक कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन वाला एक महाद्वीपीय आकार का देश है, जिसका कोई बहुत बहुत बड़ा इतिहास नहीं है। तो भारत का जो हजारों साल का इतिहास है, ऐसा कोई इतिहास अमेरिका के पास नहीं है। ये तो कुल मिलाकर एक 300 साल पुराना देश है, पुराना समुदाय है, और बहुत जबरदस्त रूप से एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, एक बहुत सांस्कृतिक देश है अमेरिका। तो हम जिस अमेरिका से मिलने गए थे, हमने उस अमेरिका से मुलाकात की, और जिस अमेरिका का विरोध करके, जिस अमेरिका के विरोध की खुराक पर हमारा राजनीतिक मानस बना है, उसका वो मैं मानता हूं राजनीतिक मानस, कम से कम मैं तो मानता हूं कि मेरे अंदर अभी भी है। मैं उस अमेरिका का प्रशंसक नहीं हो सकता। तो हम मार्टिन लूथर किंग के अमेरिका से मिलने के लिए गए थे। हम उस अमेरिका से मिलने गए थे जो कि जिसका उदारतावाद यानी अमेरिकन लिबरलिज्म दुनिया के अनलिबरलिज्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा रेडिकल माना जाता है। हम उस अमेरिका से मिलने के लिए गए थे। हम उस अमेरिका से मिलने के लिए गए थे जो कि बहुत बहुत सांस्कृतिक है, जो अमेरिकीपन को धारण करते हुए भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है कि हम उस अमेरिका का विरोध करते हैं कि जो अमेरिका सारी दुनिया में अपने साम्राज्यवाद का डंडा चलाता है। हम उस अमेरिका का विरोध करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के जरिए सारी दुनिया पर अपना आर्थिक शिकंजा कसना चाहता है। हम उस अमेरिका का विरोध करते हैं जो कि सारी दुनिया में अपनी विदेशी मामलों में अपनी दादागिरी चलाता है। ये सब तो हम इसका विरोध पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे, आप मेरी बात के साथ खड़े होंगे। लेकिन अमेरिका में एक ऐसा अमेरिका भी है, यही बात यूरोप के साथ भी लागू होती है। भाई यूरोप का जो वैभव आप देखते हैं वो हमारी लूट पर टिका हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूरोप की जो उपलब्धियों को हम नकार दें। उन्होंने जिस तरह से एक रूल बाउंड सोसाइटी बनाई है, एक कानून पर आधारित चलने वाला समाज बनाया है, जिस तरह से साफ सुथरा एक समाज बनाया है, अमेरिका में भी यही है। आप उनके पास अपने नियम कानूनों की एक संहिता है, और वो अपने नागरिकों से उम्मीद करते हैं, और हमारे जैसे पर्यटकों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उसका पालन करें। अगर आप उसका पालन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अच्छा, दूसरे, अमेरिकी समाज दबा हुआ समाज नहीं है, अपने आप में सिमटा हुआ समाज नहीं है। वो कोई सीक्रेट सोसाइटियों का समाज नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक में जैसी सीक्रेट सोसाइटियां वहां पर महत्वपूर्ण नहीं है जैसी भारत में है। तो वो खुला हुआ समाज है। आप जिस अमेरिका को खोजना चाहते हैं वो आप उसको खोज सकते हैं, उस अमेरिका को छू सकते हैं, उसके साथ तादाद में स्थापित कर सकते हैं, जो हम लोगों ने किया और आगे भी करेंगे। जी नहीं, लेकिन बहुत साहब मैं इस बात को फिर से एक दूसरे तरह से भी पूछ लूं। मैं समझने की दृष्टि से, हम लोग ग्रैंड कैनियन गए थे, दुनिया का एक आश्चर्यजनक अद्भुत चीज है, और मेरे ख्याल में वो एक हमारी जो भी यात्रा थी उसका एक हाई पॉइंट था। 12 घंटे की यात्रा थी, $108 का टिकट था, मतलब मोटे तौर पे 9,000 साढ़े 9,000 रुपए का टिकट था। 12 घंटे बढ़िया बस में आना, ले जाना, ले आना, खाना, दो जगह खाना खिला रहे थे, और कहीं मतलब कहीं एक भी ग्लिच नहीं था।
सब कुछ वो चल रहा था, कहां से ले जा रहे थे, कैसे ले जा रहे थे, आपको एक बार भी ये कहने का अवसर नहीं हुआ। ये दिक्कत है। इंडिया में दिल्ली और ताजमहल की वही दूरी होगी, या ताजमहल कम दूरी पे है शायद, या वही दूरी होगी। हम इस तरह का टूर नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि जहां आप चैन से ले जाइए, साफ सुथरी जगह पे खाना खिलाइए उनको, और खाना इतना कि जो हम लोग नहीं खा पाए। मतलब मैं भी ठीक ठाक खाना खाने वाला हूं, आप भी हैं, हम लोग खाना नहीं खा पाए। मैं इस पे हम क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, आप ग्रैंड कैनियन का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पूरे कार्यक्रम में आपके साथ था, लेकिन ग्रैंड कैनियन जैसा ही एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल वहां पर नियाग्रा फॉल है अमेरिका में, जो आप चाहें तो बोस्टन, नियाग्रा फॉल एक पूरा त्रिकोण है, मतलब जो है बफलो में है, मतलब जो है कनाडा की बिल्कुल सीमा पे है। 3 झरने हैं, बहुत ही विशालकाय झरने हैं, जिससे लाखों करोड़ों क्यूबिक टन पानी लगातार पूरी ताकत के साथ गिरता है। और 2 झरने उसमें कनाडा की सीमा में आते हैं, और एक झरना जिसको अमेरिकन फॉल कहा जाता है वो अमेरिका की सीमा में आता है। और उसको मैं देखने के लिए गया, उसमें भी बिल्कुल यही सब था जो आप बता रहे हैं। आप उसका एक टिकट लीजिए, आपको वो ले जाएंगे और आपको एक बहुत बड़े नौका में बैठाएंगे, आपको एक पोशाक देंगे ताकि आप उस झरने के पानी से और उसकी जो नमी है और उसकी जो बौछार है उससे भीग ना पाए। फिर आप एक बहुत ही अद्भुत दृश्य, एक अद्भुत नजारा देखेंगे उन झरनों का। फिर आप लौट के आएंगे, और लौट के आने के बाद में फिर एक बहुत बड़ा रेस्तरां है, उस रेस्तरां में आप जाएंगे, वहां तरह तरह के भोजन आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उन भोजनों को प्राप्त कर सकते हैं। आप ग्रैंड कैनियन में भी यही हुआ। कोलोराडो नदी ने सदियों तक अपनी धार से, मतलब काट कर, एक विशाल घाटी का निर्माण किया है, जिसमें पत्थरों की तरह तरह की आकृतियां बन गई हैं, और वो रंग बिरंगी आकृतियां हैं। वो एक बहुत बड़ा एक भूगर्भीय चमत्कार है, जो कि विश्व धरोहर के रूप में देखा जाता है। तो ये इस तरह के हम इन 2 चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोचिए, इसमें आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी जोड़ दीजिए, इसके अंदर आप वॉल स्ट्रीट भी अपने आप में एक इसी तरह की चीजें हम लोग देखना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट पे बना हुआ जो एक बुल है बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा जो सांड है, वो सारी दुनिया के पर्यटक लाइन लगाकर उस सांड को छूने के लिए व्याकुल थे। वो उसके विभिन्न अंगों, विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों पर हाथ रखकर जो है वो एक तरह का शुभ संकेत के तौर पर उससे कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। फिर टाइम स्क्वायर में आप जाइए, वो बिल्कुल अलग तरह की दुनिया मिलती है। लास वेगास में जाइए, वहां एक अलग तरह की दुनिया मिलती है। लगता है 5, 10, 12 टाइम स्क्वायर एक साथ जमा हो गए हैं वहां पे। फिर आप देखिए, टाइम स्क्वायर के ऊपर एक सड़क गई है, जिसे ब्रॉडवे कहते हैं। उस ब्रॉडवे के आसपास 41 थिएटर बने हुए हैं। हर थिएटर इतना बड़ा थिएटर है, इसके अंदर 400 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं, जिनमें लगातार म्यूजिकल्स, संगीत नाट्य जो है, लगातार इसके अंदर उनके शो आयोजित किए जाते रहते हैं। वो दुनिया में व्यावसायिक थिएटर की जीत का एक बहुत सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण है। मैं खुद वहां पर गया और मैंने मौला रूश नामक एक नृत्य नाटिका वहां पर देखी अपनी पत्नी के साथ में। उस कार्यक्रम में आप नहीं थे। मैं ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका में जो पर्यटन है, उसको केवल ग्रैंड कैनियन तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपने बताया। पर्यटन को किस तरीके से एक जबरदस्त थ्राइविंग इकोनॉमी में बदला जाता है। यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का पर्यटन की अर्थव्यवस्था तो छोटी है, केवल मतलब इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है अमेरिका की पर्यटन से होने वाली, वो इससे छोटी है। अमेरिका के जो 15 शहर हैं, उन 15 शहरों में लगातार मुतवातिर सारी दुनिया से पर्यटक जाते रहते हैं। आप देखिए, जिस देश को हम पूंजीवादी साम्राज्यवादी कह के निंदा करते हैं, और सही करते हैं निंदा, तो अमेरिका ने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो निंदनीय है, और लगातार उसके खिलाफ संघर्ष करना जरूरत है। उस अमेरिका में एक लाइब्रेरी सिस्टम है। भारत जो जो हम लोग बहुत भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते रहते हैं, अमेरिका में लाइब्रेरी सिस्टम है। अमेरिका में ऐसी सैकड़ों पब्लिक लाइब्रेरी जिसमें घुसने, जाने और किताब लेने पर एक पैसा नहीं लगता। उनके अंदर करोड़ों किताबें हैं, और वो सब जनता के धन से, सरकारी धन की सब्सिडी से चलती हैं। ऐसा लाइब्रेरी सिस्टम, इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका ने जो, इसीलिए कहता हूं, एक अमेरिका में बहुत से अमेरिका, एक ऐसा अमेरिका भी है जिसमें ऐसा लाइब्रेरी सिस्टम, एक ऐसा अमेरिका भी है जहां ब्रॉडवे है। मतलब भारत में भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, इसमें सारी दुनिया उससे प्रेरणा प्राप्त करती है, सारे सिद्धांतकार नाट्य शास्त्र पढ़ के पता लगाते हैं, लेकिन भारत ब्रॉडवे नहीं बना पाया। ब्रॉडवे अमेरिका में ही मौजूद है।
ये सबसे बड़ी इसीलिए एक अमेरिका में, कई अमेरिका में उन्होंने हर चीज का एक मॉडल बनाया है, हर चीज की एक व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था को वो लोग बड़े लचीले तरीके से उसको लागू करके उन्होंने उसको एक स्थापित रूप दे दिया है। सरकार कोई भी आए, कोई भी नेता आए, ओबामा ऐसा नेता है, क्लिंटन जैसा नेता है, बुश जैसा नेता है, निक्सन जैसा नेता है, या डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता है, जो इन नेताओं का पासंग भी नहीं है, उसके बावजूद ये जो प्रणाली और जो मॉडल है उसके उसके सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, ये लगातार अपनी जगह पर चलती रहती जी। अब चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, अभी तक क्या है कि अमेरिका में जितना था, जो हम सब लोग देखे भी, महसूस भी किए, वो अंग्रेजी माध्यम से जो लोग पत्रकारिता करते हैं, या वो उनका वर्चस्व था एक तरह से। ये पहली बार हुआ कि हिंदी पत्रकारिता, या और कोशिश ये थी कि भारतीय भाषाओं के और पत्रकार भी जाएं, इस बार नहीं संभव हो पाया, मतलब कोशिश थी कि और भाषाओं के लोग भी चलें, लेकिन कम से कम ये सारे लोग हिंदी पत्रकारिता के थे। इसको लेके आप कितने आशावान हैं, क्योंकि एक नई तरह की पहल शुरू हुई है, वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। मैं है। इस तो पे ऐसा लगा आनंद जी जैसे कि वो हम लोगों से हिंदी में ही संवाद करना चाहते थे। जगह जगह जहां जहां जरूरत पड़ी हम लोगों ने भी अंग्रेजी बोली, अंग्रेजी में हम लोगों ने लेक्चर भी दिए, अंग्रेजी में एक राउंड, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें भी हम लोगों ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल हमारे पूरे जो हमारा पूरा जो भ्रमण कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की मुख्य बात नहीं थी। मेरे ख्याल से आप 10 या 15% ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ हो, वरना 85% तो हम लोग हिंदी, हिंदुस्तानी, सरल जो पत्रकारी भाषा होती है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करते रहे, और वो लोग भी हमसे इसी भाषा में संवाद स्थापित करना चाहते थे। उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश ये थी, हालांकि वो वहां दिन रात अंग्रेजी बोलने की अभ्यस्त हैं। ज्यादातर लोग अमेरिकी नागरिक हैं, 100% लोग जो हमें मिले अमेरिकी नागरिक थे, और जो मेरे ख्याल से कुछ लोग पहली पीढ़ी के अमेरिकी नागरिक थे, तो कुछ लोग तीसरी पीढ़ी के अमेरिकी नागरिक थे। ये हालत थी। तो मतलब उनके परिवार 60, 70, 100 साल से वहां पर रह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो लगातार हिंदी के जरिए हम लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे थे। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि ये 40 करोड़ लोगों की भाषा है हमारी अपनी हिंदी, ये इसकी बाहें बहुत बड़ी हैं, और ये दूर दूर के लोगों को अपने आगोश में ले लेती है। हम लोग ऐसे गुजरातियों से वहां पर मिले जो हिंदी में हमसे हमारे साथ संवाद करना चाहते थे, और वो इस बात से चकित थे कि हम लोग ऐसी हिंदी कैसे बोल लेते हैं। एक ने बोला, आप बड़ी मेस्मराइजिंग हिंदी बोलते हैं। अरे नहीं भाई, हम तो साधारण हिंदी बोलते हैं जो हमने बचपन से सीखी है, उसमें हमने तो कोई अपनी तरफ से कोई सम्मोहन विद्या डाली नहीं, लेकिन हम लोगों की हिंदी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। चलिए, और पहली बार मेरे ख्याल से, पहले आपने सही कहा, पहले ज्यादातर अंग्रेजी के पत्रकार जाते रहे हैं। मैं मानता हूं उन्होंने भी कोई जमीन बनाई होगी जिसका हम लोगों को लाभ हुआ है। एक सिलसिला होता है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। हम लोग उस जमीन पर खड़े रहे, जो जमीन उन्होंने हमारे लिए बनाई थी, उस पर खड़े होकर हमने वहां भारत वंशियों के साथ में और उन लोगों के साथ संवाद किया जिनकी दिलचस्पी भारत के राजनीति और भारत के समाज में है। इस लिहाज से देखा जाए, मैं तो जाती तौर पर कह सकता हूं कि मैंने इस दौरे में बहुत कुछ सीखा है। देखिए, आप कहीं जाएं किसी कॉन्फ्रेंस में 2, 3, 4, 5 दिन के लिए भाग लेके चले आए, और उसके बाद फिर उससे कुछ आप किसी समाज के बारे में, वहां के लोगों के बारे में कोई धारणा नहीं बनती है आपके दिमाग में। लेकिन एक वक्त था जब मैंने यूरोप में लंबा अरसा गुजारा, तो मैंने उनके समाज के बारे में बहुत सीखा, और उससे मेरे सोचने समझने का तरीका बदल गया। मैंने अमेरिका में जाकर भी बहुत कुछ सीखा है, और वो निश्चित रूप से उसका मेरी सोच समझ पर काफी असर हुआ है, और वो आगे दिखाई भी पड़ेगा जी। उसका एक असर, मैं खत्म करने से पहले मैं व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, एक असर यह है कि इतना ज्यादा पैदल चलते हैं अमेरिकन, वो हम लोगों की उतनी आदत है नहीं। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत उपयोग करते हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस डॉक पे आती है, उतने बजे आती है, वहां से मिलती है, लेकिन उसके लिए चलते खूब है। तो शायद हम लोग का उतना चलने का अभ्यास नहीं है। एक दिन में 15,000, कम से कम 12 से 15,000 कदम चल रहे थे जी, कम से कम, ये कम से कम 15,000 कदम चल रहे थे। आजकल तो सेल फोन में आ जाता है ना आप कितने कदम चले। जी, वही मैंने कहा। और रोज शाम को चेक करते थे आज हम कितने कदम चले, तो हम लोगों को बड़ा सुखद आश्चर्य होता था कि आज हम 12,000 कदम चले, आज हम 16,000 कदम चले। ये हालत थी, और ये जबकि प्रयास नहीं था, इतना चलना ही पड़ रहा था। ये कोई हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहे, बिना इसके काम चल ही नहीं सकता था। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, और उम्मीद है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थोड़ी हो गई है, क्योंकि उन लोगों को बहुत से वहां से जो नए मित्र बने हैं, नए संपर्क में लोग आए हैं, उनसे भी बात हुई है भाई, चैनल पे उनको भी बुलाना है, उनकी बात भी रखनी है।
और जैसा आपने कहा कि हर बात में इत्तेफाक होना जरूरी नहीं है, लेकिन संवाद होना जरूरी है, जो शायद कायम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।